इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस तो करें। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का समानांतर श्रेणी चैप्टर। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? समानांतर श्रेणी चैप्टर। तो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में जैसे पढ़े थे द्विघात समीकरण, उसके बाद में उसका शब्द समस्या पढ़े थे ना हम लोग। तो हम लोग का वो खत्म हो चुका है और आज से हम लोग को पढ़ना है समानांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी। अब ये चैप्टर किसके अंतर्गत आता है और ये होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो समानांतर श्रेणी जो है एक छोटा सा मानिए तो टॉपिक है। इसका मेन जो चैप्टर है उसका नाम है श्रेणी। उसका नाम क्या है? श्रेणी। यानी मेन चैप्टर का नाम है श्रेणी। क्या नाम है? श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है ना, ये श्रेणी को बांटा गया है तीन भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? तीन भाग में। पहले का नाम है समानांतर श्रेणी, दूसरी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी का नाम है हरात्मक श्रेणी। तीसरी का क्या नाम है? हरात्मक श्रेणी। ध्यान से सुनिए, पहलका का नाम है समानांतर श्रेणी। पहलका का क्या नाम है? और दूसरी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरी का नाम है हरात्मक श्रेणी। तीसरी का क्या नाम है? हरात्मक श्रेणी। यानी बोले तो श्रेणी को इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीरीज। अब ये जो सीरीज होता है तीन भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में बटा हुआ है? पहलका का नाम है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन जिसको एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। उसके बाद में है दूसरी का नाम गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी का नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीसरी का क्या नाम है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जो श्रेणी का मतलब भाग है, ये हम लोग को 11th क्लास में दो को जानना है। कौन कौन? तो गुणोत्तर श्रेणी और हार्मोनिक श्रेणी। ये हम लोग को पढ़ना है किसमें? 11th में। लेकिन इसका फुल इंट्रोडक्शन हम लोग 10th क्लास में अच्छी तरह से जान लेते हैं कि आगे के क्लास में भी हम लोग को फायदा करेगा। तो देखिए, अब हम लोग को जानना है श्रेणी। क्या जानना है? श्रेणी। श्रेणी देखिए, श्रेणी में पहला चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। क्या नाम है? समानांतर श्रेणी। जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? और सेकेंड का नाम है गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है? गुणोत्तर श्रेणी। क्या नाम है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, तो सेकेंड का नाम हम लोग जान चुके हैं कि सेकेंड श्रेणी का नाम क्या है? गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी का नाम है हरात्मक श्रेणी। क्या नाम है? हरात्मक श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखिए श्रेणी को 3 भाग में बांटा गया है। पहला का नाम है समानांतर श्रेणी, दूसरी का नाम है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरी का नाम है हार्मोनिक श्रेणी। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी को इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं और हरात्मक श्रेणी को इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतना समझ में आया जी। अब हम लोग इसमें बारी बारी से तीनों का पहले डिफिनीशन जानेंगे कि समानांतर श्रेणी होता क्या है, कहते किसको है, उसके बाद में फिर गुणोत्तर श्रेणी को जानेंगे, फिर हरात्मक श्रेणी को जानेंगे। तो आइए देखते हैं समानांतर श्रेणी। तो देखो समानांतर श्रेणी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इसको सूचित करते हैं एपी से। क्या चीज से सूचित करते हैं, इसलिए लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाय इट्स डिनोटेड बाय एपी। इट्स डिनोटेड बाय एपी दिखाई दे रहा है ना। यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एपी। क्या बोला जाता है, एपी। अब समानांतर श्रेणी कहते किसको है ये जानिए। तो समानांतर श्रेणी कहते हैं वैसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों का अंतर, वैसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों का अंतर समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, फिर से समझिए, वैसा श्रेणी जिसके लगातार 2 पदों का अंतर हर जगह समान हो, हर जगह समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद रहेगा। तो परिभाषा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्या। इसका एग्जाम्पल जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। इसमें आप देखिए 2, 4, 6, 8 प्रत्येक 2 अंक के बीच का दूरी हर जगह समान है। जैसे देखो 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 6 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जिस श्रेणी के लगातार 2 पदों का अंतर हर जगह समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। जैसे 2, 4, 6, 8। एग्जाम्पल में और कुछ ले सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। देखिए इसके प्रत्येक 2 अंक के बीच का दूरी 1 है। प्रत्येक 2 अंक के बीच का दूरी क्या है, 1 है। इसलिए हम लोग इसको समानांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी आप लोग अच्छी से समझ में आया सभी को, ईमानदारी से। तो अब हम लोग को जानना है गुणोत्तर श्रेणी। क्या जानना है, गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी अब ये होता क्या है और कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या जानना है, गुणोत्तर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बुआ क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे, देखिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको सूचित करते हैं जीपी से। क्या चीज से सूचित करते हैं, जीपी। क्या से, जीपी। इट्स डिनोटेड बाय जीपी। इट्स डिनोटेड बाय क्या, जीपी। समझ में आ रहा है आप लोग को। यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को क्या चीज से सूचित करेंगे, जीपी से। क्या चीज से, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी कहते किसको है, ठीक है। तो कहेंगे
वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों का अनुपात, वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों का अनुपात एक अचर हो। क्या हो? एक अचर हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। याद रहेगा? फिर से सुनिए, वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों का अनुपात, जिसके लगातार दो पदों का अनुपात सदैव आपस में बराबर हो, जिसके लगातार दो पदों का अनुपात सदैव आपस में बराबर हो या एक अचर हो। क्या हो? एक अचर हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। जैसे 1/2 कॉमा 4/2 डॉट डॉट इस प्रकार से। ठीक है, चाहे मान लीजिए 1/a, 1/a स्क्वायर, 1/a⁴, 1/a के पावर 4 डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए 1/a, 1/a स्क्वायर, 1/a⁴। जब हम लोग इसके दो पदों का अनुपात करेंगे तो इससे हम लोग को एक अचर पद मिलेगा। क्या मिलेगा? और उसी को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? जीपी। क्या बोलेंगे? जीपी। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो अब हम लोग जानेंगे हरात्मक श्रेणी। क्या जानेंगे? हरात्मक श्रेणी। थोड़ा नाम अजीब है ना? आप लोग को पहली बार मिल रहा है इसलिए अजीब लग रहा है। जैसे लोग कहता ना है हरामी कहाँ जा रहा है, तो ये हरामी वाला नहीं है, ये हरात्मक श्रेणी है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे क्या? हरात्मक श्रेणी। क्या जानेंगे? हरात्मक श्रेणी। देखो, हरात्मक श्रेणी को इंग्लिश में हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलेंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यानी हरात्मक श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में HP बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए लिखेंगे इट्स डिनोटेड बाय क्या? HP। डिनोटेड बाय HP। याद रहेगा? कोई पूछेगा कि बताओ हरात्मक श्रेणी को यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को क्या चीज से सूचित करते हैं? कथी से? HP एगो गैसो आता है, तो वो वाला गैस नहीं, मैथ का है। तो HP का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अच्छा से समझ में आया? अब देखो, ये कहते किसको है? यानी हरात्मक श्रेणी कहते किसको है? तो कहेंगे वैसा श्रेणी जिसके लगातार दो पदों को तुलना करने पर, जिसके लगातार दो पदों को तुलना करने पर प्रत्येक मान उसका आपस में बराबर आता है, उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कह सकते हैं? जिसके लगातार दो पदों का व्युत्क्रम करने पर, जिसके लगातार दो पदों का व्युत्क्रम करने पर एक समान पद मिलता है, उसे हरात्मक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरात्मक श्रेणी। जैसे A + A² R + AQ R + A⁴R डॉट डॉट। आप कहिएगा कि सर ये तो सारा प्लस में है, तो एक गो ना होगा? नहीं, ये सारा मतलब अलग अलग टर्म है। आपको कुछ ऐसा श्रेणी मिलेगा जो कोमा में भी दिया रहेगा, प्लस में भी दिया रहेगा
और माइनस में भी दिया रहेगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोग तीनों श्रेणी का बारी बारी से डिफिनीशन जान गए और क्या चीज से सूचित करते हैं ये भी जान गए और इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग को इस 10th क्लास में पढ़ना क्या है और हम लोग को एग्जाम के लिए क्या तैयारी करना है। ठीक है, तो आपको बता दें, जैसे इसमें हम आपको बताए हैं हरात्मक श्रेणी बताया है ना जी। उसके बाद में गुणोत्तर श्रेणी, उसके बाद में समानांतर श्रेणी। तो हम लोग को 10th क्लास में केवल जानना है समानांतर श्रेणी। क्या जानना है? समानांतर श्रेणी। और ये जो दोनों है गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये हम लोग को आगे के क्लास में पढ़ना है। यानी कि जब आप लोग 11th में जाओगे, मैट्रिक का एग्जाम दे करके 11th में जाओगे, तो उसमें आपको ये पढ़ने के लिए चैप्टर मिलेगा। कौन? गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो हम लोग को 10th क्लास में क्या पढ़ना है? समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको सूचित क्या चीज से करते हैं? एबीसी। क्या चीज से करते हैं? तो अब हम लोग जानेंगे विस्तार रूप से कि समानांतर श्रेणी क्या होता है और ये कितने प्रकार के हैं और हम लोग को 10th क्लास में समानांतर श्रेणी का कितना चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को 10th क्लास में समानांतर श्रेणी का 2 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 2 चैप्टर। कितना चैप्टर? 2 चैप्टर। याद रहेगा? याद रहेगा ना? क्लास 10th में समानांतर श्रेणी को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। देखिए यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। बोले तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। क्या बोलेंगे? ये हमारा 2 प्रकार के हैं। क्या प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहलका जो है ना, उसका नाम है निश्चित समांतर श्रेणी। निश्चित समांतर श्रेणी। और दूसरी का नाम है अनिश्चित समांतर श्रेणी। पहलका का नाम निश्चित समांतर श्रेणी और दूसरी का नाम क्या है? अनिश्चित समांतर श्रेणी। तो निश्चित समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो निश्चित समांतर श्रेणी को इंग्लिश में फाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। और अनिश्चित समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। निश्चित समांतर श्रेणी का एक और नाम होता है परिमित। परिमित समांतर श्रेणी। क्या नाम होगा? परिमित समांतर श्रेणी। और अपरिमित का, यानी बोले तो अनिश्चित समांतर श्रेणी का दूसरा नाम है अपरिमित समांतर श्रेणी। समझ में आया? तो देखिए देखिए, तो पहलका का क्या नाम पड़ेगा? निश्चित समांतर श्रेणी। क्या नाम पड़ेगा? निश्चित समांतर श्रेणी। निश्चित समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। देखिए, फाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। समझ में आया? उसके बाद में है दूसरी का अनिश्चित। क्या बोलेंगे? अनिश्चित समांतर श्रेणी।
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। देखिए, तो निश्चित समानांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे? फाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। और अनिश्चित समानांतर श्रेणी को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। अब जानो कि होता कैसन है। तो देखो, कहेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, डॉट डॉट जाके मान लो कि 16 पर रुक गया। 16 पर रुक गया तो ये मतलब इसका एक लिमिट है कि ये 16 से आगे कोई अंक नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, जैसे 2 से हम चले 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 16, यानी 16 तक जाकर के रुक जाएगा। बात समझे? लेकिन अनिश्चित समानांतर श्रेणी में लास्ट वाला टर्म नहीं दिया जाता है। जैसे इसमें हो जाएगा 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, अभी कहाँ तक जाएगा कोई ठीक है नहीं है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अनिश्चित समानांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है? जैसे मान लो 4, 8, 12, उसके बाद में लास्ट में आपको दे दिया जाए 48। क्या दे दिया जाए? 48। तो इसमें एक लिमिट है कि लास्ट वाला अंक दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन यही अंक इसमें अगर रहेगा तो इसमें लास्ट वाला अंक नहीं दिया रहेगा। जैसे 4, 8, 12 डॉट डॉट, इसमें कोई लास्ट में रहेगा ही नहीं, यानी आपको जहां तक मन है वहां तक लिख सकते हैं। इसलिए इसको अपरिमित बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है? परिमित बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छा से समझ में आया? अब देखिए, इस समानांतर श्रेणी को पढ़ने के लिए हम लोग को एक छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले जानना पड़ेगा, जिसका नाम है अनुक्रम। जिसका नाम क्या है? अनुक्रम। क्या नाम है? अनुक्रम को इंग्लिश में सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। देखिए, अब अनुक्रम क्या होता है? अनुक्रम क्या है? अनुक्रम। तो अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सीक्वेंस। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। अब जानो सीक्वेंस क्या होता है। अभी सीक्वेंस कहाँ से आकर टपक गया क्या? यानी ये किसको बोलते हैं? जैसे हम लोग जाने हैं कि हरात्मक श्रेणी क्या है, चाहे गुणोत्तर श्रेणी क्या है, या समानांतर श्रेणी क्या है, ये सब जाने हैं ना? क्या जाने हैं कि फिर निश्चित समानांतर श्रेणी और अनिश्चित समानांतर श्रेणी क्या है। इसी प्रकार से अब हम लोग जानेंगे कि अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम कहते हैं यदि किसी संख्या को या किसी समूह को एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा जाए, एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा जाए, उसे अनुक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या को या किसी समूह को एक निश्चित नियम के द्वारा लिखा जाता है, उसे अनुक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। समझ में आया? इसका परिभाषा नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं ना लिखना पड़ेगा। अब देखो, आप कहिएगा कि सर कौन सा ऐसा संख्या है जो मतलब आप एक निश्चित नियम में लिखिएगा। जैसे याद कीजिए, आप लोग स्कूल में प्रार्थना में खड़ा होते हैं ना? तो वहाँ पर एक नियम रहता है कि आगे जो रहेगा वो छोटा बउआ सब रहेगा और पीछे लमका सब रहेगा। क्या? आगे सबसे छोटका और पीछे सबसे बड़ा वाला रहेगा, रहता है ना? या आप लोग देखे होइएगा सीढ़ी, देखे है ना? सीढ़ी बनाते हुए देखे हैं? तो एक नियम से बनता है कि सीढ़ी जो बनेगा उसका जो खंड होगा, प्रत्येक खंड का साइज आपस में बराबर होना चाहिए। अगर मान लो कि एगो खंड इतना बड़ा और एगो खंड इतना बड़ा कर दिया जाए तो क्या वो सीढ़ी होगा? मान लो थोड़ा देर के लिए आप बना दिए, लेकिन आप क्या उस पर चढ़ जाइएगा? एगो के लिए पैर छोटा होगा तो चलेगा, लेकिन
मतलब एगो के लिए तो बड़का करना पड़ेगा, तो फिर तो नहीं चढ़ पाइएगा। यानी इस प्रकार से मान लो कि यहाँ पर एक सीढ़ी है, ठीक है, तो एगो खंड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, और एक एगो खंड यहाँ पर कर दिएगा। तो यहाँ से लात आप यहाँ पर रखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लात यहाँ पर रखने के लिए तो 4 हाथ बढ़ाना ना पड़ेगा, नहीं गोर पहुंचा तो फिर बीचे में लटक जाइएगा, गिर जाइएगा ना। तो ये तक कोई मतलब सीढ़ी ही नहीं हुआ। तो सीढ़ी किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से इसका प्रत्येक खंड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका प्रत्येक खंड आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तब मतलब हम लोग इसको क्या कहेंगे कि यह एक सीढ़ी है, यह एक सीढ़ी है। मतलब क्या है, यह एक अनुक्रम में है, यह एक कथी में है, अनुक्रम में है। या आप याद करो मध्य का छाता, मध्य का छाता देखें ऐसा होता है, एगो छोटा सा होल होता है, एगो बड़का सनी होल होता है, नहीं ना होता है। यानी उसका जितना वो मध्य का रहने का जो घरवा होता है, जिसमें वो आता है केनाहू से रस पी का में ढुक जाता है, होता है ना। तो उसका प्रत्येक जो होल होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो वह एक नियम से रहता है, एक नियम से उसका खंड बनाया जाता है कि एक वो का साइज जितना बड़ा है उतना ही सबका साइज रहेगा। समझ में आया। तो अनुक्रम क्या होता है, समझ में आ गया। जैसे मान लो किसी संख्या को ही हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो 3, 6, 9, 12 14। तो यहाँ पर एक नियम है कि हम लोग प्रत्येक 3 अंक के बाद में जो अंक आता है उसी को लिखेंगे। जैसे 3 के बाद में क्या लिखे हैं, और 6 के बाद में क्या लिखे हैं, तो 6 के 3 गो अंक के बाद में ना 9 है, उसके बाद फिर 9 के बाद में क्या है। तो यह एक नियम से। लेकिन कोई आपको कहे कि 2, 8, 6, 7, 4, यह कोई एक नियम से है, कब बड़का है कब छोटका है कब लम्हार का है बुझाइए नहीं रहा है। इसलिए कोई मतलब नियम से नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अनुक्रम नहीं कहेंगे। समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके आगे का जो टॉपिक है वो अब क्या होता है। तो इतना आप ध्यान से देख लो कि इसमें कहीं से पहले दिक्कत तो नहीं है, अच्छा से समझ में आ गया है। इधर हम लोग मिटा सकते हैं ना कि नहीं मिटा। क्या पढ़े हैं, अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस से समझ में आ गया आपको, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। अब अगला जो टॉपिक है वो अब हम लोग जानते हैं कि वो क्या है। तो इसके पहले जो बताया आपको कि समानांतर श्रेणी को 2 भाग में बांटा गया है। पहलका का नाम है निश्चित समानांतर श्रेणी, और दूसरी का क्या नाम है, अनिश्चित समानांतर श्रेणी। तो निश्चित समानांतर श्रेणी और अनिश्चित समानांतर श्रेणी, ये जो है ना, मतलब किसका भाग है, तो समानांतर श्रेणी का। किसका है, समानांतर श्रेणी का। लेकिन अब हम लोग को जानना है समानांतर श्रेणी। क्या जानना है, तो अब आप कहोगे कि सर इस समानांतर श्रेणी क्या होता है। तो समानांतर श्रेणी को ही समानांतर श्रेणी कहते हैं, या समांतर अनुक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी समानांतर श्रेणी को ही समांतर अनुक्रम कह सकते हैं या समानांतर श्रेणी कह सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो देखो अब क्या हम लोग को जानना है, समानांतर श्रेणी। क्या जानना है, समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक्स। इसको सूचित कथी से करते हैं, एपी से। क्या चीज से करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। यानी बोले तो जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे हम लोग प्रत्येक चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, सबका फुल इंट्रोडक्शन पढ़ते आ रहे थे ना, उसका व्यापक रूप, उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसमें क्या फॉर्मूला जानना है, कैसे चैप्टर को बनाना है, सब हम लोग जानते आ रहे हैं। इसी प्रकार से इसका भी समानांतर श्रेणी का अपना एक व्यापक रूप होता है,
जिसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म। यानी अभी होता कैसे है देखो, देखो तो जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। अब देखो ये होता कैसा है, जैसे a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d डॉट डॉट। तो इसी को हम लोग समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपको क्वेश्चन में कहेगा कि इस श्रेणी को, मतलब इस श्रेणी का एपी लिखे, चाहे इस श्रेणी को व्यापक रूप में लिखे, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d डॉट डॉट। अब आप कहिएगा कि सर इसमें a क्या है और d क्या है, तो अब आपको बता दें, इसमें a को प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद। a को क्या कहते हैं? और d को पदांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? पदांतर। क्या कहते हैं? पदांतर। याद रहेगा। या इसको सार्व अंतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। याद रहेगा। डी को सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसको बोलेंगे? सार्व अंतर को। किसको बोलेंगे? यानी पदांतर को। याद रहेगा। किसी को दिक्कत? और प्रथम पद को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको ए से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? यानी प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और पदांतर को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी कहने का मतलब क्या? कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी का मतलब क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। याद रहेगा। यानी कोई आपसे पूछे कि बताओ डी किसको कहते हैं, तो किसको कहिएगा? सार्व अंतर को। किसको कहेंगे? सार्व अंतर को। ठीक है। या कोई पूछे कि बताओ पदांतर किसको कहते हैं, तो क्या बताइएगा? कहिएगा कि डी को ही पदांतर कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। याद रहेगा। तो ये तो हम लोग जाने हैं कि मतलब डी क्या है। अब ये हम लोग जानेंगे कि कहते किसको है, परिभाषा इसका क्या होता है। तो सार्वंतर का परिभाषा होता है जब दो लगातार पदों के बीच के दूरी को सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी लगातार दो पदों के बीच के दूरी को क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? जैसे ले लो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एपी है, 2 4 6 8 डॉट है ना। तो इसमें आपको हम बता दें, दो जो है ना, दो को हम ए कहते हैं। दो को क्या कहेंगे? यानी ए प्रथम पद है। दो क्या है? तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? याद रहेगा ना हमेशा के लिए। बिहान गोल जिंदगी भर की 2-4 महीना लगता। देखो तो दो जो है ये क्या है? प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद, जिसको ए से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? अब इसमें डी क्या होता है? तो आपको हम बोले हैं कि जब लगातार दो पदों का क्या अंतर यानी कि दूरी जो होगा उसी को सार्वंतर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ डी का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। अब आप कहिए कि सॉरी T2 क्या आ गया? तो T2 जो है ना, T2 वो दूसरा पद को कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर बताए हैं, एक किसको कहते हैं? प्रथम पद। एक किसको कहते हैं? प्रथम पद को। और दूसरा पद को क्या कहते हैं?
दूसरिका पद को A2 कहेंगे। दूसरिका पद को क्या कहेंगे? A2। यहाँ पर पहला जो पद है इसको A कहिए चाहे A1 कहिए, बात एक ही है, बात समझे? और दूसरा पद है तो A2 कहेंगे, तीसरा पद है तो A3 कहेंगे, चौथा पद है A4 कहेंगे, पांचवा पद है तो A5 कहेंगे। तो इसी A को T बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यानी T1 कहिए, T2 कहिए, T3 कहिए, T4 कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब मान लीजिए कि कहें कि राम जी लक्ष्मण जी के भाई हैं, तो लक्ष्मण जी राम जी के कति दुश्मन हो जाएंगे? भाई ना होंगे। तो इसी प्रकार से मतलब प्रथम पद को A लिखो या A1 लिखो चाहे T1 लिखो, बात एक ही है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो इसलिए D बराबर फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर T3 माइनस T2। यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर जो अंक आएगा, ठीक, उसी को D कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? यानी सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे देखो यहाँ पर पहला पद क्या है? 2, दूसरा पद क्या है? तीसरा पद और चौथा पद है ना। तो यहाँ पर D बराबर क्या है? T2 माइनस T1 है ना। तो T2 क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर 4 माइनस T1 तो T1 क्या हो जाएगा? 2 बराबर T3 तो T3 क्या हो जाएगा? 6 और T2 क्या है? 4। तो देखो तो D बराबर 4 में से 2 जाएगा तो 6 में से 4 घटाएंगे तो 2। यानी कि बोले तो D का मान क्या आया? D का मान 2 आया ना। तो अब आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर हई फैन इतना हई बराबर में कहने लिखे है। तो बराबर में इसलिए लिखा गया है कि कोई आपको संख्या दे दिया जाए और आपको कोई कहे कि इसे आप चेक करके बताएं कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समानांतर श्रेणी चेक करने के लिए यानी उसको टेस्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है। कोई भी आपको संख्या दे दिया जाए और पूछा जाए कि यह समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग इसी फार्मूला का अप्लाई करेंगे। किसका? D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। क्या कहेंगे? A2। बात समझे? यानी कम से कम किसी भी संख्या के लगातार 2 पदों का कम से कम लगातार 2 पदों का अंतर चेक करते हैं। जब दोनों मतलब अंतर समान आता है, दोनों मान अगर आपस में बराबर आता है, तब हम कहते हैं कि वह समानांतर श्रेणी है। तब क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी है। लेकिन अगर उसका D का मान अगर प्रत्येक जगह बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि वह समांतर श्रेणी में नहीं है। वो समांतर श्रेणी में नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको ये देखने से पता चल गया कि ये जो हम संख्या लिखे हैं ये समांतर श्रेणी में है। कैसे? तो देखो लगातार 2 पदों का अंतर क्या है? 2-2 आया, यानी इससे पता चल रहा है कि समांतर श्रेणी है। लेकिन कम से कम एक बार और चेक कर सकते हैं, यानी 3 बार भी कर सकते हैं। तो 3 बार करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? बस बराबर में कर देंगे क्या? A4 माइनस क्या? A3। A4 माइनस A3। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई आपको एक AP दे दिया, यहाँ पर 6, 4, 10, 8 डॉट और कोई कहे कि क्या यह AP है, तो हम लोग क्या अंजादी बोल देंगे कि AP है। क्या करेंगे? पहले चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए भी तो फार्मूला बनाया गया है ना। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, सुनो, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमको बुखार हुआ है, सुइया घोप दीजिए, तो क्या घोप देता है? पहले वो अपन जो थर्मामीटर है मुंह में लगाएगा, 1 घंटा लगेले रहिए, तब चेक करेगा तो क्या कहेगा कि हाँ आपको 90 डिग्री बुखार है चाहे 103 डिग्री बुखार है, तब उसके हिसाब से मैंने वो क्या करता है? दवाई देता है ना। इसी प्रकार से हम लोग इसका मतलब चेक करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे? ये वाला। मतलब समानांतर श्रेणी चेक करने के लिए इस थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, 4 है, 10 है और क्या है? 8 है ना। तो इसको चेक कैसे करेंगे? देखो तो 4 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। फिर 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा?
-6 आएगा। इतना पहला ही अलग अलग आ गया। क्या ये समानांतर श्रेणी है? नहीं ना है। ये समानांतर श्रेणी नहीं ना। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? अच्छा से आ गया। अब सार्वंतर क्या है समझ में अच्छा से आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो इसलिए आपका जो फार्मूला हो गया मतलब D बराबर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 और D बराबर A2 माइनस A1 फिर बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। इनमें से कौनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो समानांतर श्रेणी कैसे चेक होता है चेक करने आ गया ना? किसी को दिक्कत? तो अब देखो अब हम लोग को एक टॉपिक जानना है। जैसे यहाँ पर मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट है। यहाँ पर मान लो कि 16 है। क्या है? 16 है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि इसको क्या कहते हैं? प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? और 4 में से 2 घटाएंगे जो आएगा उसको डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं। लेकिन है अंतिम वाला पद को क्या कहते हैं? तो इस मतलब लास्ट में जो पद है उसको अंतिम पद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, जिसको टीएन से सूचित करते हैं। इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? टीएन से। क्या चीज से करेंगे? टीएन से या एएन से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? एएन से। यानी लास्ट टर्म को टीएन से करो सूचित या कथी से करेंगे? एएन से। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब इसमें टी जो है टर्म है और एन जो है नंबर है, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यानी पदों की संख्या को देखो, पदों की संख्या को एन से सूचित करते हैं। कथी से करते हैं? एन से सूचित करते हैं। ठीक है, पदों की संख्या को कथी से सूचित करते हैं? एन से। समझ में आया? और अंतिम पद को कथी से सूचित करते हैं? टीएन से। क्या चीज से करते हैं? टीएन से। समझ में आया? अंतिम पद को टीएन से चाहे एएन से और पदों की संख्या को एन से। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अच्छा से समझ में आ गया ना? और आप लोग ये भी समझ गए हैं कि मतलब प्रथम पद को कथी से सूचित करते हैं? प्रथम पद को ए से और सार्वंतर को डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को कथी से करते हैं? डी से। समझ में आया? किसी को दिक्कत? यानी प्रथम पद को ए से, सार्वंतर को डी से और अंतिम पद को कथी से? टीएन से। अंतिम पद को कथी से लिखेंगे? टीएन से। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा से समझ में आया ना? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब देखो क्वेश्चन में कुछ ऐसा जो शब्द होता है उसको देख करके हमको पहचान करना होता है कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। तो क्वेश्चन में आपको जैसे ही कहेगा प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब क्या समझिएगा? ए। प्रथम पद मतलब क्या समझिएगा? ए। और सार्वंतर कहेगा तो सार्वंतर का मतलब क्या समझिएगा? डी। क्या समझिएगा? और क्वेश्चन में अगर एनवा पद कहे, क्वेश्चन में अगर एनवा पद कहे तो उसको मतलब एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी पदों की संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी एन को पहचानने का तरीका होता है, एन को पहचानने का तरीका होता है। बहुत अच्छा से समझिए, यही महत्वपूर्ण है। अगर ये समझ गए तो सारा क्वेश्चन आएगा बनाने। एन को पहचान करना ही भारी बात है और अभी आप समझ लेते हैं तो बहुत ही इजी है। तो एन को पहचानने का तरीका होता है जिस क्वेश्चन में, चाहे जिस क्वेश्चन के लास्ट में अगर किसी अंक के साथ वह शब्द जुड़ा रहेगा, वह शब्द क्या? वह शब्द वह एन का मान होता है। किसका मान होता है? एन का मान होता है। किसका मान होता है? जैसे मान लो यहाँ पर 2, 4, 6 डॉट डॉट 10वां पद क्या कहे? 10वां पद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? 10वां पद, यानी 2, 4, 6 डॉट डॉट 10वां पद ज्ञात करे। तो हम आपको बताए हैं कि जिस अंक के साथ वह शब्द जुड़ा होगा वही एन का मान होगा। वही किसका मान होगा? एन का मान होगा।
तो इसमें वाह शब्द किसके साथ जुड़ा है? तो इसमें n का मान क्या होगा? 10। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? किसी को दिक्कत? यहाँ पर देखो एक और, जैसे मान लो 3,6,9,... है 18वां पद। कौन पद? 18वां पद ज्ञात करें। तो इसमें n का मान क्या होगा? 18। कैसे होगा? क्योंकि लास्ट में वाह शब्द समझ में आया? अगर 20वां पद कहता तो यानी क्या होता? n का मान 20। तो n पहचान करने आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो अभी तक आप सीख चुके कि d क्या है, n क्या है, tn क्या है और प्रथम पद क्या है। अच्छा से समझ में आ गया? और आप इसका व्यापक रूप भी समझ चुके हैं। अच्छा से आ गया है ना? किसी को दिक्कत? अब हम लोग को जानना है इसके आगे का टॉपिक, जिसको बोलते हैं समांतर माद। क्या बोलेंगे? समांतर माद, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक्स मेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स मेन। देखो अर्थमेटिक्स मेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक्स मेन। याद रहेगा? तो समांतर माद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक्स मेन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक्स मेन। ठीक है। अब ये अर्थमेटिक्स मेन क्या होता है? अर्थमेटिक्स मेन क्या होता है ये अब हम लोग जानते हैं। ठीक है। यदि समानांतर श्रेणी में 3 संख्या दिया हुआ रहे, यदि समानांतर श्रेणी में 3 संख्या दिया हुआ रहे, ठीक है, 3 संख्या दिया हुआ रहे, तो उसमें बीच का जो पद होगा ना, बीच का जो पद होगा उसी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर a, कैपिटल A, मान लो कि यहाँ पर फिर आपका a है। क्या है? a है। चाहे यहाँ पर मान लेते हैं b है। क्या है? b है। ठीक है। a, कैपिटल A, क्या है? b। और ये तीनों समानांतर श्रेणी में है। और ये तीनों कथी में है? समानांतर श्रेणी में है। तो इसका समांतर माद क्या होगा? समांतर माद क्या होगा? तो समांतर माद उसी को कहेंगे जो बीच का टर्म है, जो बीच का टर्म है। तो बीच में क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल ए को ही समांतर माद कहते हैं। कैपिटल ए को ही क्या कहते हैं? समांतर माद कहते हैं। कैसे? अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी को चेक करने के लिए किस फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं? T2 माइनस T1 इसका T3 माइनस क्या? T2। हम इसको चेक करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे T2 माइनस T1। दूसरा पद है, आई कौन है और ई कौन है? तो क्या होगा? कैपिटल A माइनस स्मॉल a होगा ना। और इधर क्या होगा? B माइनस B माइनस क्या हो जाएगा? यानी A माइनस छोटा है बराबर B माइनस क्या? किसी को दिक्कत नहीं ना है? अब ये जो है ना, ये समानांतर श्रेणी में है। एक अथी में है? समानांतर श्रेणी में है। अब ये देखो माइनस में इधर आएगा सो प्लस में, इधर जो माइनस में उधर जाएगा सो, यानी बड़का को बड़का के तरफ, छोटका को, जैसे लड़की सब एने बैठी है, लड़का सब एने बैठल है ना, इसी प्रकार से है माइनस में इधर आएगा तो इधर है बी है, आई माइनस में इधर आया तो ए जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2a। क्या होगा? 2a। और यहाँ पर इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी। क्या होगा? a प्लस बी। यानी 2a बराबर क्या होगा? a प्लस बी। अब 2 गुना में है, इधर जाएगा तो कथी में होगा? भाग में। क्या होगा? यानी a प्लस बी। अब बाटा में क्या? 2। बाटा में क्या हुआ? ये समांतर माद का फॉर्मूला हुआ। किसका फॉर्मूला हुआ? समांतर माद का। अब कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पर 2, 4 और 6 है। 2, 4 और क्या है? 6। तो आपसे पूछा जाए कि इसका समांतर माध्य क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 4 होगा। क्या होगा? अब कहेगा कोई कि कैसे होगा, तो सिद्ध करके बता दो। तो
तो कहना कि देखो भैया ए बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अब बटा क्या तो ए कहते हैं पहलका को, बी कहते हैं लास्ट वाले को, ठीक है। तो 2 प्लस क्या होगा 6 अब बटा क्या तो 2 × 6 = 8 अब बटा 2 काटेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 4 आया। समझ में आ गया। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया। किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब हम लोग जानेंगे, देखो अब हम लोग को जो टॉपिक जानना है उसका नाम है समानांतर श्रेणी की परिभाषित संख्याएं। समानांतर श्रेणी की परिभाषित संख्याएं यानी समानांतर श्रेणी में सिद्ध किया जा चुका है कि यह इसका संख्या होता है। अब कोई आपको कहे कि समानांतर श्रेणी का 3 संख्या बोलो, समानांतर श्रेणी का 3 संख्या बोलो। समांतर श्रेणी का 3 संख्या, कितना 3 संख्या तो होगा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, यानी समानांतर श्रेणी का 3 संख्या हो गया अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा। इसमें पहला संख्या ही दूसरा है और ये क्या है तीसरा। अब अगर कहे समानांतर श्रेणी का 4 संख्या बताइए। समानांतर श्रेणी का 4 संख्या, समांतर श्रेणी का 4 संख्या, 4 संख्या। तो अभी क्या होता है ये जानते हैं। तो ये होता है अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा प्लस 3 बीटा। यानी समानांतर श्रेणी का 4 संख्या हो गया क्या अल्फा माइनस 3 बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस क्या 3 बीटा। यानी ये समानांतर श्रेणी का क्या वो संख्या हो गया 4 संख्या हो गया, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि समांतर श्रेणी का 5 संख्या बताइए, समांतर श्रेणी का 5 संख्या बताइए, तो बोलेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। यानी अल्फा माइनस 2 बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा माइनस बीटा कॉमा अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये समानांतर श्रेणी का 5 संख्या है जो परिभाषित है, जो क्या है यानी हमेशा ये समानांतर श्रेणी में ही रहता है। समझ में आया। तो देखिए ये सारा अब बेसिक था, यानी इस चैप्टर के लिए पूरा बेसिकली की बात हो गया। लेकिन ये चैप्टर किस फॉर्मूला पर बनेगा ये अब हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो मानो तो इस चैप्टर का हीरो है, यानी इसमें मात्र एक फार्मूला है और इसी एक फार्मूला की सहायता से आप इसके पूरे चैप्टर को डील कर सकते हैं। अब वो फार्मूला क्या है देखिए, वो फार्मूला है Tn बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर है a प्लस n-1 इंटू क्या इंटू क्या हो जाएगा डी, यानी Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूला पर हम लोग को समानांतर श्रेणी का पहला चैप्टर पूरा बन जाएगा। समझ में आया। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक इसमें जानोगे और एक इसमें जानोगे। ये सुन लो, Tn मिलेगा किसमें, तो प्राथमिक गणित जब आप बनाते हैं भारती भवन जो हम पढ़ाते हैं तो उसमें आपको Tn बोला जाता है। लेकिन जब आप NCERT बनाओगे लास्ट में जब रिवीजन करवाएंगे हम, तो उसमें Tn को ही an बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस an का नाम L भी है। क्या है L। तो L बराबर भी फार्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू क्या डी। अब इसमें तो आप सब समझ रहे हैं कि सारे को क्या बोला जाता है अंतिम पद। क्या बोला जाता है अंतिम पद। और ए को क्या बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं और एन को क्या बोलते हैं पदों की संख्या।
क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। और डी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। समझ में आया? अब कहोगे कि सर बताइए इसका चैप्टर कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा इस फॉर्मूला पे। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका एपी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें, का 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, एपी 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो हम लोग इसी फॉर्मूला की सहायता से इसका 20वां पद निकालेंगे। 20वां पद कहने का मतलब हुआ जैसे 2 4 6 8, तो देखो तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 4 नंबर पर क्या है? 8 है। इसी प्रकार से 20 नंबर पर क्या होगा वो हम लोग को बताना है। तो अब ऐसे लिखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन उतना परेशानी करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला से निकालेंगे। अब फार्मूला क्या जानते हैं? Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें a का मान क्या होगा? 2 होगा ना, यानी इसको प्रथम पद बोलते हैं। तो a का मान क्या होगा और d का मान क्या होगा? तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ना आएगा, तो d का मान क्या होगा? और इसमें n का मान क्या होगा? 20। 20 क्यों होगा? क्योंकि इसमें वा शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए n का मान क्या होगा? 20। अब 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20वां पद अंतिम पद होगा। 20वां पद अंतिम पद होगा ना, और अंतिम पद को कथी से सूचित करते हैं? Tn। यानी कि हम लोग को Tn निकालना है। क्या निकालना है? Tn यानी T 20वां पद ज्ञात करना है। बात समझे? अब लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम लोग जानते हैं क्या। तो an बराबर फॉर्मूला चाहे Tn बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? a के मान देखो क्या है, और n के मान क्या है? 20। और 20 माइनस 1 हो जाएगा, और d के मान क्या है? 2। तो देखो 2 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे तो 19 गुना 2, 2 प्लस 19 दूना 38, तो 2 38 गो 40। तो 20वां पद क्या आया? 40। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो एक और देखो, मान लो कि यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया है 3 6 9, 3 6 9 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। कौन पद ज्ञात करें? 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए बताओ इसमें a का मान क्या होगा? 3। d का मान क्या होगा? 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? और n का मान क्या होगा? क्यों होगा 10? क्योंकि इसमें वह शब्द जुड़ा हुआ है। तो देखो तो Tn बराबर इसमें निकालना कौन है? 10वां पद। तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या? तो 3 प्लस 10 माइनस 1, और d का मान क्या होगा? 3। तो 3 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? 9 गो, तो 9 गुना 3, तो 3 प्लस 27 ऐड करेंगे तो 30, यानी 10वां पद क्या आया? किसी को दिक्कत? इसी को अगर 1 नंबरिया जब आएगा आपको एग्जाम में, ऐसे कब बनाना है? जब 2 नंबर का पूछेगा तब बनाइएगा, ठीक है? लेकिन 1 नंबर का आएगा तो कैसे बनाओगे? इसके लिए बहुत छोटा सा ट्रिक है। देखो जैसे मान लो 4 8 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। कौन पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम आपको समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या बताए हैं? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट होता है ना। तो इसको हम प्रथम पद कहते हैं, इसको दूसरा पद कहते हैं, इसको तीसरा, इसको चौथा। तो आप ध्यान से इसमें देखिए, कुछ दिखाई दे रहा है? चौथा पद है तो डी का मान 4 गो से एगो कम है। तीसरा पद है तो डी का मान एगो क्या है? कम है, यानी 2 गो है। और दूसरा पद है तो डी का मान 2 से कई गो कम है? 1 गो कम है। तो हम लोग को इसी प्रकार से इसमें कौन पद ज्ञात करना है? 10वां पद। कौन पद ज्ञात करना है? तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं T10 बराबर a प्लस 9d, a प्लस 9d, a प्लस 9d। इसमें a का मान क्या होगा? 4, और d का मान क्या होगा? 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा? 4। तो 4 प्लस 9 चुका तो 36 गुना 4 गो 40। तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे बनाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक और देखो, मान लो कि यहाँ पर ऐसे एपी दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट है
का 20वां पद ज्ञात करना है। कौन पद ज्ञात करना है? 20वां पद ज्ञात करना है। तो सब 20वां पद ज्ञात करना है तो बताओ t 20 बराबर क्या होगा? a प्लस 19 a प्लस 19t। a प्लस, इसमें a का मान क्या है? 1 और 19 गुना d, तो d का मान 2 में से घटाओगे क्या आएगा? 1। तो 1 प्लस 19 तो 1 गुना 19 को 20 आया। तो 20वां पद क्या हुआ? समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो इस प्रकार से इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मतलब सोल्व करोगे, और ऐसे आप लोग 2 नंबरिया सोल्व करोगे, 3 नंबरिया भी रहे तो इसी प्रकार से बनेगा। अब इसके आगे का जो मतलब क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, वो हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही तक के अपने क्लास को रोकेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो गया।